युद्ध की कहानी, योद्धाओं की जुबानी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये खास कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि जब सरहद पर हमारे वीर सैनिक अपने प्राणों की चिंता किए बिना युद्ध के लिए अपने प्राण को निछावर करने की उम्मीद रखकर सरहद पर खड़े होते हैं, तो उनकी जुबानी, उनकी कहानी आज हम सुनाएंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं जिनके जुबानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। हमारे साथ कर्नल तजविंद्र पाल त्यागी जी मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ यूके देवनाथ जी जो कि ग्रुप कैप्टन रह चुके हैं, वो भी स्टूडियो में मौजूद हैं। और कर्नल सुखविंदर सिंह राठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम समझेंगे आपसे कि जब एक योद्धा युद्ध के लिए मैदान पे उतरते हैं तो क्या भावनाएं होती हैं। तो सबसे पहले कर्नल तजविंद्र पाल त्यागी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि शुरुआत करिए, हमारे दर्शकों को बताइए वो क्या भावना होती है, क्या फीलिंग्स होती हैं जब एक योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता है, और आप लोगों ने जो अपनी सर्विसेज दी हैं उसके बारे में सबसे पहले बताइए। जी, दरअसल मैं एवरेज विचारधारा से सहमत नहीं रहा हूँ कभी भी, और आज भी। मैं युद्ध में शहीद होने के लिए नहीं गया था। मैं युद्ध में जिंदा रह के दुश्मन को मारने के लिए गया था। उस वक्त मुझको बहुत ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं था। 1971 में ही मैं पास आउट हुआ और 1971 में ही युद्ध हो गया। और उस युद्ध में उस समय मैं लेफ्टिनेंट था, सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं था, लेफ्टिनेंट था डायरेक्टली, क्योंकि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था और उसके बाद मैंने फौज ज्वाइन की। मैं पट्टी, भिक्की विंड, खालरा इस एक्सिस के ऊपर तैनात था। 3 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक युद्ध में प्रतिदिन मुझे कुछ ना कुछ अलग टास्क मिले। कभी बारूद बिछाने के, कभी बारूद हटाने के, कभी दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ने के, और कभी इस किस्म के काम मिले कि हमें रिकॉनाइसेंस करनी है, दुश्मन की लाइन के पीछे जाना है। कभी ऐसे काम मिले कि आपको बारूद बिछाना है, और कभी ऐसे भी काम मिले कि आपको बारूद से पुल को उड़ाना है या पुल को बनाना है। बहरहाल, मैं 1971 की लड़ाई में, उस वक्त मेरी सीनियरिटी शायद 15 दिन ही रही होगी, जब 3 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो गया। 3 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक कोई ना कोई काम हमने किया, लेकिन एक काम ऐसा हुआ जिसको भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया। वो काम था 8 दिसंबर का। 8 दिसंबर में मुझको काम दिया गया था कि मैं अपर बेरी कैनाल के ऊपर एक टेम्परेरी ब्रिज बनाऊं, और उस ब्रिज बनाने के लिए टाइम दिया गया था 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में वो ब्रिज बनाना था। मालूम नहीं था कि वहाँ पे सामने वाले चीना बेदी चंद गांव में दुश्मन आ चुका था, और दुश्मन ने अपनी LMG और MMG और राइफल्स वगैरह पेड़ों के ऊपर तैनात कर दी थी। वो पुल तो बन गया, लेकिन उस पुल के बाद, बनने के बाद, मेरे 5 लोगों के ऊपर अचानक फायर खुल गया। मैं भी उनके साथ था। मुझे तो गोली नहीं लगी, लेकिन मेरे 5 सिपाहियों को गोली लग गई। मौत जब सामने होती है तब आदमी कैसे यकीन करता है, ये किसी स्टूडियो में बैठ के बताया ही नहीं जा सकता। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी आपकी जो सर्विसेज का, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले तो हम, क्योंकि आप वो योद्धा हैं जिनसे जानना चाहता है, हर एक देश का नागरिक सुनना चाहता है कि आप लोगों का क्या अनुभव रहा है। तो सबसे पहले अपना अनुभव आप दर्शकों को बताइए। हाँ, देखिए, मैं 1979 में एयरफोर्स ज्वाइन किया बतौर फाइटर पायलट। शुरुआती दौर में मैंने हंटर एयरक्राफ्ट उड़ाया, फिर नैट उड़ाया, और लास्ट में मैंने MiG-23 उड़ाया। मैं आज के आज़ादी के दिन दर्शकों को बताना चाहूँगा कि 1984 की बात है। अप्रैल के 28 तारीख को मेरी शादी हुई। अप्रैल के 29 तारीख को ससुराल में टेलीग्राम आ गया कि रिपोर्ट टू यूनिट इमीडिएटली। हुआ ये था
कि अप्रैल के महीने में सियाचिन में एक्शन हो गया था। हमारी आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर को फतह पा ली, तो पाकिस्तान की आर्मी भी डिप्लॉय हो गई थी और पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने मिग-19 विमानों को सियाचिन में हमारी आर्मी पोस्ट के ऊपर उड़ाना थी। देखिए, पीओके में वहाँ पर गिलगित के पास उनका एयरबेस है स्कार्दू, तो स्कार्दू से मिग-29 आते थे, सियाचिन के ऊपर आसमान में उड़कर वापस चले जाते थे। तो फिर आर्मी ने एयरफोर्स को रिपोर्ट किया कि ये पाकिस्तान की एयरफोर्स इस तरह से खुराफाती एक्शन कर रही है। तो इंडियन एयरफोर्स में मैं उस वक्त नेट उड़ाता था, हमारी स्क्वाड्रन 18 स्क्वाड्रन एयरफोर्स श्रीनगर में डिप्लॉयड थी। तो हमें काम मिला कि हम जाकर सियाचिन के ऊपर कॉम्बैट एयर पेट्रोल करें। तो होता क्या था कि मैं अब मई के महीने की बात बता रहा हूँ, हमारा काम था कि श्रीनगर से टेक ऑफ करो। दो एयरक्राफ्ट जाते थे, नंबर 1, नंबर 2। क्योंकि मैं यंग ऑफिसर था तो मैं हमेशा नंबर 2 रहता था, उस जमाने में फ्लाइंग ऑफिसर था। तो हमारा काम था श्रीनगर से टेक ऑफ करके सियाचिन तक जाना। सियाचिन में जो हमारी आर्मी के पोस्ट थे वो सब 15,000 18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। पाकिस्तानियों ने भी अपने पोस्ट सब 15,000 18,000 फीट पे रखे थे। तो एक आंकलन था कि हम वहाँ पर 20,000 22,000 फीट पे जाकर ऑर्बिट करते थे कॉम्बैट एयर पेट्रोल। उसका पर्पस ये था कि अगर मिग-19 आता है पाकिस्तान एयरफोर्स का, तो हमारा काम था कि हम अपने कॉम्बैट एयर पेट्रोल से उनको देखें और फिर उनका पीछा करें और उनको शूट डाउन करें। लेकिन पाकिस्तानी भी चतुर थे। जब वो अपने रेडार पर देखते थे कि सियाचिन के ऊपर इंडियन एयरफोर्स के नेट घूम रहे हैं, एक नहीं दो घूम रहे हैं, तो वो आते नहीं थे। इस तरह के मिशन जो हमने किए, इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत जल्दी सीख लिया कि अगर वो सियाचिन के ऊपर आएंगे और हमारी आर्मी के जो मूवमेंट है उससे इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, तो बच के वापस वो अपने एयरबेस में जाके लैंड नहीं करेंगे। हमारी यूनिट ने पूरे मई के महीने में और जून के महीने में दर्जनों ऐसे मिशन उड़ाए। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि इन मिशन के दौरान हमारी स्क्वाड्रन ने जो मिशंस उड़ाए, बाद में ना सिर्फ एयर हेडक्वार्टर, ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राष्ट्रपति जी ने भी हमारी स्क्वाड्रन 18 स्क्वाड्रन एयरफोर्स को प्रशंसा पत्र दिया। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कर्नल हैं यहाँ पर स्टूडियो में, कर्नल सुखविंदर सिंह राठी जी। कर्नल साहब, आपका अनुभव कैसा रहा है अपनी सर्विसेज को लेकर, और कुछ खास बातें जो आप अपनी सर्विसेज से जुड़ी हुई दर्शकों को बताएंगे? नहीं, अभी कर्नल त्यागी जी ने बताया। कर्नल त्यागी जी तो एक वो सोल्जर हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में लड़ाई लड़ने का मौका मिला। एक फौजी का सबसे बड़ी अगर कोई उपलब्धि होती है या जो चाहत होती है वो यही होती है कि देश के लिए मैं दुश्मन के साथ लड़ाई लड़ूं। वो मौका तो हमें नहीं मिला क्योंकि 63 में तो हम पैदा ही हुए थे जी। मगर उसके बाद 71 के बाद पर दूसरी बहुत लड़ाई कह लो या कोई भी कारगिल की लड़ाई है, एंड मिलिटेंसी है, श्रीलंका है, ठीक है, और साथ बहुत ऑपरेशन करने का सौभाग्य हमें मिला और हमें गर्व है कि वो ऑपरेशंस हमने पूरे कामयाब किए। अभी देखिए जो त्यागी साहब ने बोला 71 की लड़ाई, अभी वो कन्वेंशनल वॉर्स अभी होना बहुत मुश्किल है। आपने भी देखा होगा कितनी बार हम बॉर्डर पे डिप्लॉय हुए हैं पर बिना लड़े हम वापस आ गए हैं। बिल्कुल। अभी टाइम है एक ये छोटा लो इकोनॉमिकल लड़ाई, जो मिलिटेंसी, जो में बेसिक एम क्या होता है दुश्मन का कि दूसरे को डिस्टेबलाइज करना। तो वो जब छोटे से उसमें डिस्टेबलाइज कर सकता है तो लड़ाई लड़ना आजकल के लिए, आज के टाइम में लड़ाई लड़ना एक इकोनॉमिकली इज़ नॉट वाइबल फॉर एनी नेशन, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो उसमें मैं भी 4 दिन की नौकरी थी जब हमने गोल्डन टेम्पल का ऑपरेशन किया। अच्छा, ठीक है। और केवल फ़र्क त्यागी जी की लड़ाई में और मेरी लड़ाई में ये था
कि त्यागी जी को सामने दुश्मन था, मुझे ये नहीं पता था कि दुश्मन कहाँ है, वो पीछे है, ऊपर है, नीचे है, सामने है, कहाँ पे है, अपनों में है, पराई में है। जी। तो वो दुश्मन को आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ी मुश्किल होती है। कर्नल त्यागी जी, अब मैं इस बात को आगे बढ़ाती हूँ और आप सभी से मैं ये भी अब जानना चाहूँगी। कहते हैं कि जो एक फौजी होता है, फौज में जा रहा हो, चाहे जल थल नभ किसी भी फौज में, तो वो निर्भीक हो जाता है, निडर हो जाता है, उसके मन से ये डर खत्म हो जाता है कि सामने मौत खड़ी है। अभी जैसे कि कैप्टन राठी जी भी कह रहे थे कि अपनों में ही दुश्मन छुपा है लेकिन मालूम नहीं है। तो कैसे आप लोग इस सिचुएशन को टैकल करते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें कहने की बातें हैं। अगर कोई ये कहे कि डर नहीं लगता, गलत है। अगर कोई ये कहे कि मैं मरने से नहीं डरता, गलत है। दरअसल में आदमी को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस बात के लिए? कि मैं आज जिंदा रहूं ताकि कल को लड़ सकूं। ये कहना कि मैं जाके शहीद हो जाऊं, क्यों हो जाऊं मैं शहीद? मैं तो शहीद होना नहीं चाहता, मैं तो दुश्मन को शहीद करना चाहता हूं। लिहाजा अपने दिमाग को, आपको हर सेकंड बिल्कुल एक रेजर ब्लेड की शार्पनेस की तरह लड़ाई में रखना पड़ता है। हर 2 सेकंड के बाद जो सिचुएशन बदलती है, उसमें अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है, ये चीज़ तब स्वयं आ जाती है जब आप युद्ध में होते हैं। युद्ध में ऐसा नहीं है कि एक गोली आ रही है आपके सामने नॉर्मल राइफल की गोली भी है, लाइट मशीन गन की गोली भी है, मीडियम मशीन गन की गोली भी है, बम्बार्डमेंट भी है, हैवी बम्बार्डमेंट, मीडियम बम्बार्डमेंट और ऊपर से एयर बम्बार्डमेंट भी। कितनी तरह के फायर आपके पास आते हैं। कुछ समय के बाद जब आप युद्ध में रह लेते हैं तो आप उस फायर से तो इम्यून हो जाते हैं। आपको अंदाजा हो जाता है जैसे ही दुश्मन का आर्टिलरी शेल निकलता है कि वो अंदाजन किस जगह आके गिरने वाला है, तो आप अपने को बचाने के लिए करीब करीब रास्ते निकाल लेते हैं। लेकिन लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि मुझे दुश्मन को मारना भी है और जिंदा भी रहना है। ये जो बात जिंदा रहना है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे देश में एक अजीब सी गंदी सी प्रथा चली हो रही है, जाइए शहीद हो जाइए। क्यों हो जाऊँ मैं शहीद? मैं तो दुश्मन को शहीद करना चाहता हूँ। शहादत देने का काम मैं दुश्मन को देना चाहता हूँ, मैं खुद शहीद नहीं होना चाहता। मैं तो जिंदा रह के देश की सेवा करना चाहता हूँ। हाँ जी, आसमान की लड़ाई एकदम अलग होती है। मैं आपको 1987 ऑपरेशन ब्रास्टेक्स का वाकया देना चाहता हूँ। किन्हीं कारणों से भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया गया और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ तैनात कर दिया गया। तो हमारी स्क्वाड्रन जो थी 10th स्क्वाड्रन एयरफोर्स, MiG-23, हमें फॉरवर्ड पोजीशन में जाने का हुक्म मिला। अब बता ही देता हूँ, सीक्रेट नहीं है, हमें जैसलमेर में डिप्लॉय किया गया और हम वहाँ पर फरवरी मार्च तक डिप्लॉय रहे कि कुछ एक्शन होने वाला है। अब इंटेलिजेंस ने हमें ये बताया कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उनको फ्रांस से नए नए सर्विलेंस रेडार, फायर कंट्रोल रेडार मिले थे। उनका नाम था MPDR। तो उन्होंने वहाँ डिप्लॉय किए हुए हैं बॉर्डर के उस तरफ। उनका एक बेस था सकर की तरफ, और इसी तरह से उनको एक नया एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मिल गया था, क्रोटेल लेजर गाइडेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। तो उन्होंने क्रोटेल मिसाइल सिस्टम्स के भी फायरिंग दस्ते तैनात कर दिए थे। अब हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। तो एयर हेडक्वार्टर से हुक्म आया, कमांड हेडक्वार्टर से हुक्म आया, हमारे स्क्वाड्रन को, 10th स्क्वाड्रन को जिम्मेवारी मिली कि पता करो इन्होंने कहाँ पर MPDR रडार लगाए हैं और क्रोटेल एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है। तो तरीका होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हमारा होता है, पालम से आता था उस जमाने में, ट्रांसपोर्ट विमान, उसमें एंटीना लगे होते हैं और दुश्मन के रेडार से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको वो भांप लेता है, ट्रायंगुलेशन करके उसकी लोकेशन पता कर लेते हैं। अब हुआ क्या, पाकिस्तानी भी बड़े चतुर हैं, प्रोफेशनल हैं, उन्होंने अपने रेडार्स को ऑफ कर दिया। तो अब कैसे, हाउ टू फोर्स देम टू स्विच ऑन देयर रेडार, कि वो अपना रेडार ऑन करें। तो प्लान आया फिर से ऊपर से कि एक पायलट को भेजो, वो जैसलमेर से टेक ऑफ करेगा, आगे जाएगा तनोद, घोटारू और पाकिस्तान बॉर्डर में सुकर की तरफ हाई स्पीड पर, लो लेवल पर 1200 किलोमीटर स्पीड पे जाएगा। और इसको हम कहते हैं होस्टाइल, कि पाकिस्तान समझेगा कि होस्टाइल एक्टिविटी हो रही है तो वो अपना रेडार ऑन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
और जब वो अपना रेडार ऑन करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है वो भांप कर ट्रेंगुलेशन करके उसकी लोकेशन को प्लॉट कर देगा। तो कमांडिंग ऑफिसर के पास जब ये आया तो उसने सब देखा। एक स्क्वाड में 18 जहाज होते हैं और 18 पायलट होते हैं। कमांडिंग ऑफिसर ने देखा यार ये लड़ाई तो शुरू नहीं हुई, तो किसको भेजें? एक जहाज जाएगा इस तरह से और फिर वापस आ जाएगा। काम ये था कि बॉर्डर तक जाना है, उसका रेडार जैसे ही ऑन हो, मिसाइल गाइडेंस रेडार, तो आपको वापस आ जाना है। उन्होंने दाएं बाएं देखा, भाई ठंडे दिमाग वाला आदमी चाहिए जिसमें जोश हो, जज्बा हो, लेकिन होश थोड़ा ज़्यादा हो। मैं यंग ऑफिसर था तो उन्होंने कहा देवनाथ यू आर डिटेल्ड। अब बंगाली फाइटर पायलट, शादी हुए उस वक्त कम ही समय हुआ था, मात्र 3 साल। आपके साथ सर बहुत ऐसा हुआ कि शादी के बाद तुरंत अभी कैप्टन जनरल साहब भी बता रहे थे उनके साथ भी। तो जैसे ही टेक ऑफ किया, तनोद, घोटारू और सक्कर की तरफ लो लेवल एज पर ब्रीफिंग, 1200 किलोमीटर स्पीड, डैश। और पता है मिग 23 में सामने ना डायल्स होते हैं, हम उसको बोलते हैं रेडार वार्निंग रिसीवर्स। SPO-10 रशियन नेम है। उसमें ना अलग अलग लाइटें जलती हैं, तो आपको पता लगता है कि ये जो दुश्मन की रेडार की फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से आ रही है, सामने से आ रही है। और इसी तरह से कान में आवाज आती है, ऑडियो। तो जब वो आपको ढूंढ रहा होता है तो कान में आवाज आती है पुंप पुंप, एक लाल वार्निंग लाइट ऐसे जलती है। तो मैं गया बहुत जल्दी, जैसे ही बॉर्डर के पास पहुंचा तो उन्होंने रेडार ऑन किया और लॉक ऑन कर दिया। अब मिग 23 में क्या होता है, लॉक ऑन करने पर आपको इंडिकेशन क्या मिलता है कि सामने जो वार्निंग लाइट है वो पप 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 ऐसे करती है, फ्लिकर करती है। यहाँ पर क्रोटेल मिसाइल सिस्टम डिप्लॉयड है, यानी अगर युद्ध हुआ तो हम पाकिस्तान में घुसेंगे, गैप से घुसेंगे। बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, जब उस वक्त घटनाएं हो रही होती है तब किसी को मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब उनकी कहानी सुना जाए तो अनुभव कुछ अलग होता है। कर्नल राठी जी, मैं अब आपसे वो सवाल और वो जवाब चाहूँगी कि जब एक व्यक्ति के सामने, एक आर्मी ऑफिसर के सामने एक दुश्मन और उसकी गोलियां होती हैं, तो उस वक्त दिमाग में क्या होता है? मिशन या फिर डर, भय, किस तरह की फीलिंग होती है? मैडम, अभी मेरे दोनों साथियों ने, मेरे सीनियर्स, इन्होंने अपने अपनी कहानी बताई, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है जो अभी केरला की हाई कोर्ट ने भी कहा है सैनिक के बारे में, कि सैनिक देश के लिए एक ब्लैंक चेक साइन करके जाता है। तो ये वो ब्लैंक चेक है जो कथा इन्होंने बताई है, ये वो ब्लैंक चेक है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका सबसे सिंपल मैं आपको आंसर देता हूँ, कारगिल की लड़ाई। जी। कारगिल की लड़ाई थी और मैं आपको गर्व होना चाहिए, गर्व है इस देश के लोगों को, अपनी सेना के ऊपर गर्व है कि ये केवल, मैं पर इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई, कारगिल की लड़ाई, अगर कोई देश, कोई पूरे विश्व में अगर कोई सेना लड़ सकती थी तो वो भारत की सेना लड़ सकती थी। वो इसलिए लड़ सकती है क्योंकि वो अपने देशवासियों से प्यार करती है। बिल्कुल। कारगिल की लड़ाई के ऊपर आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। आपको ऊपर जो बैठा है, आप अपना, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि आपके मोहल्ले में कोई लड़ाई हो गई है, आप अपनी छत के ऊपर बैठे हो, नीचे वाले के पास बंदूक है और आपके पास पत्थर है। उसकी बंदूक कोई यूज़ की नहीं है, आप पत्थर से ही उसे मार दोगे। तो वही हाल मैं वहाँ पे था कि आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर वो बैठा है और उसके पास पत्थर नहीं थे, उसके पास मशीन गन है, रॉकेट लॉन्चर्स, ठीक है, माइंस, सब बंकर्स, सब कुछ उसके पास था। और मुझे मालूम था, जब मुझे दोनों मेरे सीनियर्स ने बोला कि उनकी एक की 15 दिन पहले शादी हुई थी, एक की 3 साल पहले शादी हुई थी। जब मैं कारगिल के लिए मैं गया तो मेरी बेटी 6 महीने की थी, मैंने उसको देखा भी नहीं था। महीने 15 दिन का उसका बेटा था। जब उसकी वाइफ से
उससे पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, तो उसने ये कहा था, और ये उसके चाचा, सुभाष के चाचा भी शहीद होके आए थे, वो भी फौज में थे, वो भी महीना 2 महीने पहले शहीद हुए थे। और उस लेडी ने, उस वीर नारी ने ये कहा था कि मुझे गर्व है कि मेरे पति ने शहादत दी है, और मैं चाहती हूँ कि मैं जन्म जन्म मेरी शादी इनके साथ हो। और मैं आज ये तपस्या लेती हूँ कि मैं अपने इस बेटे को भी फौज में भेजूंगी। फिर कर्नल डडवाल देहरादून, उनके जब वो शहीद होके आया तो उनकी वाइफ उसके जनाजे पे बैठ के उसने ये कहा था, आपने सुना भी होगा कारगिल के टाइम में, उसने ये कहा था कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम इस देश से प्यार करते थे जिसके लिए तुमने कुर्बानी दी। मेजर अरोड़ा थे पंचकुला के, उन्होंने कुर्बानी दी, नई नई शादी हुई थी, आईटी में उसकी वाइफ थी, आईटी प्रोफेशन में। आज वो आईटी प्रोफेशन छोड़ के बंदूक लेके अपने पति का जो सपना, उसने कहा था जो तेरा सपना फौज का जो कम पूरा नहीं हो पाया वो मैं पूरा करूंगी। आज वो फौज में अफसर है। बिल्कुल, सेना का यही जज्बा होता है। और अब आखिर में आप सभी से एक ऐसा सवाल है जो जानना चाहती हूँ, और बहुत ही इमोशनल कर देने वाला ये मोमेंट होता है जब आप लोग अपनी कहानी भी बताएंगे और सुन पाना भी। क्या कर्नल त्यागी, कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया है जब आप मैदान में हो, जंग, आप किसी ऑपरेशन में हैं और आपको कभी ऐसा एहसास हुआ हो कि मौत सामने है और अब यहाँ से वापस घर जा पाना, अपनों का चेहरा आपके सामने आया हो, मुश्किल लगा हो? जी, मेरे सामने तो ऐसा कई बार हुआ है। 3 दिसंबर को हुआ, जिस रोज 1971 का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय खालना पे उस ब्रिज को उड़ाने के बाद मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उससे निकलने वाले स्प्लिंटर से बच जाऊंगा। बच गया, बहुत चोटें आई लेकिन मरा नहीं। फिर उसके बाद में 8 दिसंबर को जिस रोज जिसकी एक्ट की वजह से मुझे वीर चक्र मिला, उस रोज ये स्थिति थी कि दिन में 2 बजे से लेके और शाम के 7 बजे तक 3 ऐसे मौके आए जब ये लगा कि शायद ये ज़िंदगी का आखिरी टाइम है। जब हम दुश्मन के चीना बेदी चंद गांव में जा रहे थे अपने फंसे हुए जवानों को निकालने के लिए, जब उनको लेके वापस आ रहे थे, और तीसरा उस समय जब जो मुझे पुल बनाने का काम दिया गया था, जब उस पुल को बनाने के बाद फाइनली एक दफ़ा कमांडर उसके ऊपर चल के देखता है कि सब चीज़ें ठीक है। 3 ऐसे मौके आए कि हर मौके पर लगा कि इसमें मौत हो जाएगी। इस किस्म के छोटे छोटे मौके बहुत आए। एक ऐसा भी मौका आया कि एक गाय थी और एक बछड़ा था, एक गांव से निकल रहे थे, गांव खाली था, गाय और बछड़े एक दूसरे से अलग अलग बंधे हुए थे। पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, मैंने गाय को खोल दिया। अब वो गाय बजाय इसके कि वो अपना जो न्यार पड़ा हुआ था उसे खाए, वो बछड़े के पास गई। पेट उसका अटका हुआ था लेकिन फिर भी बछड़े को दूध पिलाने गई। बड़ा अजीब सा मूवमेंट था। खैर हम आगे चले। जैसे ही मैं आगे पैर रखने वाला था, पीछे वाले मेरे हवलदार मोहन सिंह ने कहा सर, पीछे खींचा। आगे माइन थी, यानी कि बारूद, अगर पैर पड़ जाता तो पैर कट जाता। उसमें NM14 माइन में आदमी मरता नहीं है लेकिन पैर कट जाता है। यानी इस किस्म के इंस्टांसेस करीब करीब 3 दिसंबर से 17 दिसंबर तक रोजाना हुए। लेकिन जब सीज फायर हो गया तो सबसे ज़्यादा दुख हमें हुआ। मैंने आपको कहा ही कि हम तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि कुछ दिन और तो चलने देते इस बलिदानी दौर को, और लगे हाथ निमटा ही देते पिंडी और लाहौर को। सांप तो मार दिया लेकिन उसका फन छोड़ दिया, आज तक जारी है उसकी स्थिति। बिल्कुल आसान नहीं होता है कि अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए आप पूरे धर्म, कर्म और निष्ठा के साथ देश की सेना में शामिल हों। ऐसे वीर सपूतों को नमन है, ऐसे हमारे साथ तीनों कर्नल्स को नमन है जिन्होंने अपनी प्राणों की
एक परवाह किए बिना अपनी जो पूरी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की और पूरी सर्विसेज दी, ऐसे परिवारों को भी नमन है। और आज जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो ज़रूरी है कि ऐसे वीर सपूतों की कहानियों को सुने और उन कहानियों को आप तक पहुंचाएं, क्योंकि खबरें जब आपके पास पहुंचती हैं तो उसमें आप सुनते हैं कि फाइट हुई, ऑपरेशन हुआ, लेकिन उस ऑपरेशन के पीछे की पटकथा कैसे लिखी गई और उसमें कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस इन योद्धाओं के रहे हैं वो भी जानना ज़रूरी रहा है। इसीलिए आज हमने एक छोटी सी कोशिश की कि इन सभी योद्धाओं से उनकी ज़ुबानी आपको उनके अनुभव सुनाए जाए, ये बताया जाए कि जब एक योद्धा ज़मीन पर पहुंचता है, जंग के मैदान पर पहुंचता है, तो वो क्या फील करता है, उसका परिवार क्या फील करता है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका, कैप्टन साहब आपका, तीनों ही आप लोगों का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और अपनी ज़ुबानी सारी कहानी सुनाने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को आज़ादी के इस जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।